गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम है शायद परसों है कि कल है, तो उसके लिए आप सभी आ जाएं। तो मैं टिक लगवाना चाहूंगी। ठाकुर प्रकाशन सबके पास होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पढ़ाना नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगाऊंगी क्योंकि आप लोग को खुद ही याद करना है, अब ये टाइम पढ़ाने का नहीं है। हाँ जी बताइए, अभय अग्रवाल। अभय। हेलो। हाँ जी अभय बताइए। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून जी। मैम ये कह रहा था मैं कि एचईपी के जैसे आपने परसों 30 तारीख को फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था ना, हाँ हाँ ऐसे ही अभी एचईपी का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है मैम। अच्छा, तो सोशल फार्मेसी का सर ने कहा था बताने के लिए, तो मैं नहीं मैम, सोशल मैंने तो सर से स्पेशली डिमांड भी की थी उसके लिए, एचईपी के लिए। अच्छा, तो चलो मैं शाम में एचएपी का करा दूंगी, अभी सोशल ओके फार्मेसी का करा देते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। कब है मतलब सोशल का पहले है ना? हाँ अभी तो सोशल का है मैम। हाँ हाँ तो हाँ, आप 7 लोग तारीख को सोशल का। हाँ हाँ नहीं सोशल मैम, का। था तो एचईपी का ही पहले, लेकिन अब पोस्टपोन्ड हो गया है वो एचईपी वाला। अच्छा 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 16 का कर दिया है एचईपी का। हाँ एचईपी का नहीं तो 5 को था मैम। अच्छा, सर ने कहा ना मुझसे कि सोशल फार्मेसी का तैयार करवाइए अभी, तो इसलिए है ना। तो ओके ओके। चलो, तो आपकी कॉल कट करती हूँ मैं, है ना, मैं बता दूंगी शाम में। हाँ आलोक जी। हाँ आलोक क्या आलोक बताओ। मैम वो इन लोगों का पेपर हुआ ना यूपी में, तो इन लोगों का जो भी यूपी के स्टूडेंट थे उनका तो सिंपल पेपर आया था। तो बेटा मैं आलोक क्या बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा पेपर आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन हाँ आलोक सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। आपका पेपर अभी तो है नहीं, चलिए मैंने हाँ आपकी मैम। कॉल ले ली, क्योंकि पता है इन नहीं लोगों नहीं को पढ़ना है, इनका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं आपकी बातें सुनूंगी अभी तो। ठीक है, मैं जरा इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, लेकिन मैंने आपकी कॉल ले ली कि बाई ठीक चांस है। आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना हो, इसलिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, कॉपी में पैसे मत रखना, क्योंकि सेंटर पे वो कॉपियां चेक होती हैं, उनमें अगर पैसे हैं तो वो सब निकाल लेते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, कॉपी बंडल बनाते हैं, तो ये सब काम मत करना। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। तो अब आप लोग जो है ठाकुर प्रकाशन खोल लीजिए सोशल फार्मेसी के लिए। ठीक है, सोशल फार्मेसी का ठाकुर प्रकाशन खोल लीजिए और टिक लगाना है बच्चों। ठीक है, जहां पे कंटेंट विषय सूची लिखा है ना, वहां वाले पेज पे, सिलेबस वाले पे नहीं, कंटेंट विषय सूची पे। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, है ना। इसमें जो है, इसमें जैसे उसमें था ना कोग्नोसी में 5A 5B 5C बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसमें चैप्टर नंबर 4 और क्या कहते हैं ये आपका चैप्टर नंबर 5, वो भी चैप्टर नंबर 5 में कहाँ से, जहां से निमोनिया, टीबी, मलेरिया, वो जो नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब है। मतलब चौथा और पांचवा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जैसे उसमें था 5A 5B 5C, वैसे इसमें है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि टिक लगाना है। तो देखो, सोशल फार्मेसी की सर्वप्रथम डेफिनेशन आनी चाहिए, हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे जैसे लिखो, क्योंकि दोनों तरह के पेपर आए थे बच्चों के, इंग्लिश के भी आए थे, हिंदी के भी आए थे। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर जैसे भी चाहे लिख सकते हैं। तो सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन, और फिर क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो जहाँ पे लिखा है ना, तो उसमें हमें हेल्थ की डेफिनेशन कोई एक याद कर लेना, चाहे WHO वाली, चाहे जो आपको याद हो जाए। ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में डेफिनेशन याद करनी है सबसे पहले, सोशल फार्मेसी उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर कहीं स्कोप भी दिख जाए ना सोशल फार्मेसी का, तो स्कोप भी लिख देना है। तो डेफिनेशन सोशल फार्मेसी की, स्कोप, फिर हेल्थ में जो है क्या कहते हैं डेफिनेशन हेल्थ की और डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ हेडिंग है, और जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसकी भी हेडिंग होगी, वो याद कर लेना। ठीक है, फिर हेल्थ इंडिकेटर्स, इसके भी नाम याद कर लेना। ठीक है, अब जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ये अभी से आया है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तब नहीं था, इसमें तुक्का आ सकता है, तो ईयर याद कर लो। और कोई एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बहुत कुछ आता है, पोलियो है, ये है, वो है, तो आप कोई एक चीज को टारगेट करके याद कर लेना, उसी को लिख देना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना,
ईयर तुम सही कर दोगे कि 1983, 2000, 2002 में आया, तो इन तीनों में क्या क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या विशेष कदम लिए गए थे, उसी एक विशेष काम को याद रखते हुए उसके सराउंडिंग मैटर बना के लिख देना, ठीक है। मतलब लेकिन ये तुक्के में है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मुझे इतना लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि राष्ट्र की बात है तो आ सकता है कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये है ये चैप्टर में और कुछ नहीं। अब सेकेंड चैप्टर जो है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, डेमोग्राफी बहुत आता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। डेमोग्राफी और डेमोग्राफी का साइकिल, जैसे अगर कहीं पे भी चार्ट, हेडिंग ये सब मिले तो वो जरूर याद कर लेना, ठीक है। लिखने में फंडा भी क्लियर होता है, नंबर भी मिल जाते हैं। फैमिली प्लानिंग मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। फैमिली प्लानिंग ठीक से पढ़ना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेथड सब कुछ। एक वैसे इस तरह की बुक आती थी HECP की, एन मुर्गेस की, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हो तो, नहीं तो आपके पास जो है आप उससे पढ़ लो, हिंदी में तो है ही ठाकुर प्रकाशन में, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ये नहीं, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इन्नेट और नेचुरल इम्यूनिटी के बीच में बाई चांस डिफरेंस पूछ ले, इन्नेट और न्यूट्रल इम्यूनिटी, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं वो याद कर लेना। तो ये हो गया आपका इसमें, क्योंकि ये चैप्टर से आता है क्वेश्चन, ठीक है। एयर और वाटर पोल्यूशन तो बचपन से लिख रहे हैं हम लोग, तो वो देख लेना थोड़ा बहुत हेडिंग इसमें, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन जो स्टार्टिंग में बताया ना, ये डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनिटी और नेट और जितने तरह की इम्यूनिटी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वाटर और एयर पोल्यूशन आप रफली देख लीजिएगा हेडिंग वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये जैसे होता नहीं ड्रग मिसयूज एंड अब्यूज, जैसे लोग दवाएं गलत तरीके से उसका एडिक्शन करने लगते हैं, ज्यादा डोज में खाने लगते हैं, तो इसमें इससे संबंधित कोई एक दो ड्रग को निशाना बना के उसी पे सब कुछ लिख देना और हेडिंग्स देख लेना। साइकोट्रोपिक्स ड्रग जो होती हैं, जो जिनको अवसाद की दिक्कत होती है, डिप्रेशन की दिक्कत होती है, गुस्से की दिक्कत होती है, उन्हें दिया जाता है दिमागी इलाज के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए। नारकोटिक्स जो होते हैं वो बेहोश करने के लिए, सर्जरी वगैरह के लिए, है ना, शांत रखने के लिए दिए जाते हैं। तो इनकी साइकोट्रोपिक और नारकोटिक की सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। अभी हरिओम जी मैं आपसे थोड़ा बाद में आपकी कॉल लूंगी, मैं एक बार क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, टिक लगा दूं, एक बार फ्लो बन जाए, फिर आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, हमें मिसयूज और अब्यूज क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन हिंदी में। मिसयूज और अब्यूज दवाओं का क्या होता है, ये साइकोट्रोपिक्स क्या होते हैं, ये नार्कोटिक क्या होते हैं, ये बस इतना पता करो, 4-4 लाइन बस, ठीक है। उसके बाद आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जिंक है, फोलिक एसिड है, ऐसे ऐसे करके अगर आपको कहीं टेबल मिल जाए माइक्रो, गूगल पे या कहीं पे भी सरल से सरल, या ठाकुर में ही हो, मैंने देखा नहीं है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन के होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके सिर्फ नाम। विश्वनाथ गुप्ता, हाँ बताओ, अभी क्लास के बीच में आप, मतलब मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ बेटा, बोलो विश्वनाथ, बताओ क्या बात है। हरिओम जी की कॉल नहीं ली मैंने, बताइए विश्वनाथ। हमारे पास जो है ठाकुर प्रकाशन नहीं है, तो हम कैसे टिक लगाए मैडम? क्वेश्चन का नाम ले रहे हैं तो जी लिख रहे हैं मैडम उसे कॉपी में। और स्लो बोले वैसे जी हाँ, और तो ये तो रिकॉर्ड रहेगा ना मेरा लेक्चर? जी मैडम रिकॉर्ड रहेगा। हाँ तो चिंता काहे कर रहे हो, और है ना सबके पास। जी सरल से पढ़ रहे हैं, और जो किताब मिला है कॉलेज से उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी ठीक है बस। जी तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, देखो कहाँ पे थे हम, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन का एक तो सबसे पहले परिभाषा, हर चीज की परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए, डेफिनेशन, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी भी 2-4 लाइन की डेफिनेशन देख लो, ठीक है। और अगर कोई चार्ट सरल सा या कुछ मिल जा रहा है इन लोग का, टेबल टाइप का माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो समराइज करने के लिए 4-5 याद कर लेना। माइक्रो न्यूट्रिएंट के 4-5 नाम, उनका उपयोग, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के 4-5 नाम, उनका उपयोग।
बिकॉज मैंने देखा नहीं है, मैम ने तो आपके पूरे लेक्चर्स लिए हैं, तो स्लाइड्स जरूर होंगी आपके पास, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा ब्लैंक होके आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बस नाम और कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जानते रहिएगा। बैलेंस डाइट, समुचित आहार जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसमें अगर कुछ कम ज्यादा न्यूट्रिशन हुआ तो बीमारियां हो जाती हैं। तो बैलेंस डाइट एक तरह का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मुझे लगता है, ठीक है, जीवन के लिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आप याद कर लीजिएगा, बैलेंस डाइट। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, मतलब ये 50-50 है इसका। अगर आपको लगता है कुछ कोई चार्ट या हेडिंग या सिर्फ डेफिनेशन से फिर आगे आप लंदी बढ़ा के लिख दें तो ऐसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है ना, पेस्टिसाइड्स ये आप देख सकते हैं। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, पीछे भी आया था न्यूट्रास्यूटिकल, कोग्नोसी में आपने पढ़ा था, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ये बस इसमें इतना ही है। और डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स में उनका रोल याद कर लीजिएगा। तो आप लोग कहेंगे सभी कुछ हो जा रहा है, लेकिन देखिए छोटा हो रहा है। न्यूट्रिशन की सिर्फ परिभाषा देनी है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, ये बताना है। बैलेंस डाइट क्या होती है वो आप चार्ट के रूप में छोटा सा याद कर लीजिए, ठीक है। और फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मत देखना चाहे तो देखिए, नहीं तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैप्टर 4 और 5 बहुत बड़ा है, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आप इसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड डेफिनेशन है ना, याद कर लेना इसके और इसके प्रयोग क्या क्या है। और जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स आपको पहले से ही तैयार है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट है बस, और पेस्टिसाइड्स, बस और कुछ नहीं। अब चैप्टर नंबर 4 में आते हैं, जो एकदम माई बाप है हमारा, जिससे हम पास होने के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे हमें। तो इसमें देखो, एक तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है उसकी सिर्फ परिभाषा, ठीक है, उसके कुछ टर्म्स हैं और उसका स्कोप क्या है देख लेना, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, इसलिए आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कोई डाउट नहीं है कि आप हिंदी में नहीं लिख सकते यूपी वाले, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये आया कि एपिडेमियोलॉजी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में इसके एप्लीकेशन या जो भी आपको इन तीनों चीजों में याद हो जाए कि जो टर्म्स हैं एपिडेमियोलॉजी के और इसका लक्ष्य क्या है, क्यों एपिडेमियोलॉजी का लक्ष्य क्या है समाज के लिए, और एप्लीकेशन क्या है, इसके प्रयोग क्या है। तो इनमें से जो भी आपको कुछ याद हो जाए वो देख लीजिए, और बाई चांस नाम से ही दे दे कि एप्लीकेशन लिखो एपिडेमियोलॉजी का, है ना, एम तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो ये तो हो गया एक जनरल कि हाँ ये आ सकता है, इसमें आप बना के भी लिख सकते हो हेडिंग बना के। अब जो जहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज जहाँ शुरू हो जाए, यहाँ से हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ऊपर के सब थे, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा। पता है इन लोग के जो इन डिजीजेस के जो कम्युनिकेबल एजेंट होते हैं ना, इस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे। और सार्स जो बीमारी होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स करके होती है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे ही सार्स और मर्स को भी थोड़ा थोड़ा इसको दिमाग में रख के चलना है, छोड़ नहीं सकते हैं, बट ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड तो देखिए इतना चल ही रहा है, तो आप लिख ही देंगे, इसको आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मौके की नजाकत पे पूछा ही जाएगा, ठीक है। फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसमें पोलियोमाइलाइटिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वायरल हेपेटाइटिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कॉलेरा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पोर्ट बॉर्न इन्फेक्शंस जो हैं, डेंगू, मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सरफेस इन्फेक्शन में जैसे टिटैनस और लेप्रोसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकोमा भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको छोड़ने का भी मन करे तो जो कम्युनिकेबल एजेंट है ना उसका, उस बीमारी को पैदा करने वाला जो भी सूक्ष्म जीवाणु या जो भी है, उसका नाम जरूर याद रखिएगा। बाकी अंदर चाहे आप मैटर बना दीजिए। और जब आप कम्युनिकेबल एजेंट लिखेंगे ना, तो उसको काले पेन से, जैसे आप सब कुछ नीले पेन से लिख रहे हैं, लेकिन वो जो मेन चीज होगी वो काले पेन से लिखना।
हेडिंग लिख देना कि कम्युनिकेबल एजेंट इस बीमारी का ये है, इसकी वजह से ये बीमारी हुई है ना। तो उसको बहुत फोकस करिएगा उस चीज को, अच्छे से लिखिएगा, साफ सुंदर, ठीक है। साफ जरूर लिखिएगा। राइटिंग किसी की भी, कैसे गांधी जी की भी राइटिंग बहुत खराब थी, लेकिन साफ लिखना है हमें, ठीक है, कि पढ़ने में आ जाए। बस कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारी राइटिंग तो बेकार है, ये सब कुछ नहीं। बस जितना तुम साफ लिख सकते हो उतना साफ लिखो। तो इसमें आ गया टिटेनस, लेप्रोसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकोमा को बस आप उसका कम्युनिकेटिंग एजेंट याद कर लेना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स जरूर 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 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में जानते हो ये जो है ना हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे क्या कहते हैं, सुनो, जो विश्वनाथ जी थे, आपका कोई फ्रेंड तो होगा ना जिसके पास ठाकुर होगी, तो आप उससे ना इस चैप्टर के वो चार्ट मंगा लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो वो आपको उससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा लिखना रहेगा और बहुत सरल हो जाएगा। तो हेल्थ सिस्टम इन इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम, इसका चार्ट एक दिया हुआ है, ठीक है, एरो एरो करके ऐसे लिखा हुआ है, तो वो तैयार कर लेना बस, और कुछ बकवास उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर सेंट्रल लेवल में भी बच्चों इसका भी एक चार्ट दिया हुआ है, बस वो मतलब जो ये हेल्थ सिस्टम है कि हमारे पूरे केंद्र में कैसे व्यवस्था की जाती है बीमारियों से लड़ने के लिए, उनको सही करने के लिए, पेशेंट्स को देखने के लिए, तो वो सारे सिस्टम है कि कितनी पीएचसी होंगी, कितने नर्सिंग होम होंगे, कितने प्राथमिक होंगे, गांव में कितना क्या होगा, यही सब डिटेल में बताया है। तो इसके ना सिर्फ चार्ट याद कर लेना कि कितनी एक डिस्ट्रिक्ट में कितने जिला अस्पताल होंगे, कितने पीएचसी होंगे, क्या होंगे, ऐसा समथिंग। मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन सिर्फ इसमें ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेना, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि देश की मतलब व्यवस्था को इसमें दर्शाया जा रहा है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग इन चीजों से मैनेज कर रहा है। तो सेंट्रल लेवल का चार्ट, स्टेट लेवल का सिर्फ चार्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का चार्ट। पंचायती राज सिस्टम में तो कुछ नहीं हमें लगता आएगा, नहीं तो। और एक चीज, अगर आपको इनमें से कुछ ना याद हो तो सेंट्रल लेवल का अगर आप एक याद कर लें तो वही सब में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे देश के लिए वही है, वो एक कॉमन है, तो वही लिख दीजिए। वैसे तो आप सबके अलग अलग याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, सिर्फ चार्ट याद करने, लेकिन नहीं हो रहा है तो छोड़ के मत आना, सिर्फ सेंट्रल लेवल वाले का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सा है वो पढ़ लेना, ठीक है, फ्लो डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में, देखो सरकार क्या क्या करती है कि काउंसलिंग करती है सेक्सुअली, कि कैसे आपको खाना खाना है, किस तरह का आहार लेना है समुचित, कि आपको पोषण से ना मरे, और क्या कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, जनसंख्या कम करने के लिए। तो ये सब जो हेल्थ प्रोग्राम सरकार चलाती है, पोलियो के टीका लगवाती है ना, बहुत सारे फ्री में गांव वालों को कितनी सुविधाएं दी जाती हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक बार आप रीड आउट कर लेंगे, आप इसे ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है इसमें चैप्टर नंबर 5 में, जो आप छोड़ नहीं सकते, अब देखिए नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, ठीक है, इसका कंट्रोल, इसमें निमोनिया के बारे में आपको पढ़ना है, एकदम छोड़ नहीं सकते। इसका कम्युनिकेटिंग एजेंट क्या है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, छोड़ नहीं सकते, निमोनिया इंपॉर्टेंट। फिर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, टीबी के बारे में पढ़ना है, इसका कम्युनिकेटिंग एजेंट क्या है, इसको आप नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले होता है इसका, ठीक है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, मुझे याद था इसलिए बताया। तो ये आप जो है क्या कहते हैं, इसको छोड़िएगा नहीं, निमोनिया, टीबी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये आपको मलेरिया के बारे में, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, इसमें मलेरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर नेशनल फाइलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें फाइलेरिया के बारे में पढ़ना है, आप छोड़ नहीं सकते इसे। फिर नेशनल लेप्रोसी के बारे में पीछे भी पढ़ा था, शायद था वहां पे, वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और छोड़िएगा नहीं। और कम्युनिकेटिंग एजेंट किसी के मत छोड़िएगा। एड्स के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। STD में जैसे सिफिलिस वगैरह के बारे में पढ़े थे, STD कंट्रोल में सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी में से घेंगा रोग, ग्वाइटर वगैरह होता है ना, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आया ये क्या कहते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम,
ये थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। और नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NCCP, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से नहीं है लेकिन करना है। एनीमिया इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद जो है मिड डे मील वगैरह है, और ये सब मतलब लग नहीं रहा है बहुत पूछने को, तो भाई उन्हें पूरा चैप्टर कवर किया था कोग्नोसी में, तो पूछ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बोल दिया इतने में आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे चक्रवात आ जाते हैं, तूफान और भूकंप और ये सब, बाढ़ है ना, सूखा, ये सब जो होता है, तो उसको जैसे कहानी की तरह थोड़ा सा पढ़ डालना कि अगर आ गया, क्योंकि थेरेटिकल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम बना बना के लिख सकते हैं, है ना। हिंदी मीडियम लोग तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। आपदा प्रबंधन, ठीक है, तो ये वही डिजास्टर। अब उसके बाद जो है फार्माको इकोनॉमिक्स, इसका सिर्फ चार्ट टाइप का दिया हुआ है पीछे, इसमें क्या कहते हैं बच्चों, फार्माको इकोनॉमिक्स का ऐसे क्या कहते हैं ये दिया हुआ है। एक तो डेफिनेशन पढ़ लेना, एक ऐसे यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे एक चार्ट दिया, मैं उल्टा, हाँ ये जो एक ऐसे चार्ट सा है, ये एक तैयार कर लेना यहाँ पे, और यहीं पे एक डेफिनेशन है उसकी, ये ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आगे तो मतलब जो विश्वनाथ जी के पास बुक नहीं है तो कोई नहीं, आप फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, हेडिंग टाइप करके। आपकी बुक में अगर है, करंट बुक आपके पास जो है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो लोग कराते हैं कि बहुत पॉलिसी बाजार दे रही है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लाभ क्या है, ठीक है, ये देख लेना। और फार्माको इकोनॉमिक्स के जैसे वो दिया हुआ है आपके इसमें कि इवैल्यूएशन मेथड ऑफ फार्मा इकोनॉमिक्स, उसको थोड़ा बहुत जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस CMA CBA, और कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस CUA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, इन चारों में बाई चांस एक नंबर पूछ ले। इवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि किसी चीज को तौलने का, परखने का मेथड थोड़ा पूछ लिया जाता है, तो फार्माको इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हम आपका प्रश्न तो मैंने खत्म कर दिया है। यदि आपको अब कुछ आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, HAP का मैं शाम को बता दूंगी, शाम को मतलब 8:30 9 या 9 के बाद, ठीक है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा काम है। हाँ संदीप जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। बोल रहा था कि मैम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और बता दीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा डाउट है मैम। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, चलो मैम आपने रिकॉर्डेड वीडियो में बता रखा है मैम, आपको आती है ना मैम वो तो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े हुए हैं मैम, उसमें आज देखा था मैम, आपके वीडियो देखे थे उसमें मैम, आपकी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है इसी में सिलेबस में। चलो ठीक है, मैं बता दूंगी, जो मुझे सही लगेगा मैं बता दूंगी, ठीक है जी मैम। उसका भी मैम ऐसे आपने बताया ना, भी वो बता दीजिएगा मैम हमको, अच्छे से, बहुत ज्यादा डाउट है मैम, केमिस्ट्री का ही बहुत ज्यादा डाउट है वो किसी। इसमें जो है क्या कहते हैं, जो स्टार ड्रग है, स्टार ड्रग जितनी है उसके ही केमिकल स्ट्रक्चर और आईपैक रट डालना बस, ठीक है। स्टार ड्रग सिलेबस है ना सबके पास सिलेबस रहना चाहिए, और सिलेबस में जितनी ड्रग्स के नाम के ऊपर स्टार बना हुआ है उन्हीं का आईपैक नेम, उन्हीं का केमिकल स्ट्रक्चर याद करना है, और कुछ नहीं, और सबका बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो और किसी को पूछना है मैम? शाम को इसके बारे में बता देना मैम, जो है मतलब कि शाम को मुझे HAP भी बताना है, ठीक है, HAP बता दूं, दोनों कवर करा देना मैम, दोनों हो जाए तो, क्योंकि उसकी ज्यादा प्रॉब्लम है मैम, केमिस्ट्री बहुत हार्ड लग रहा है और कोई हार्ड ना लग रहा है इतना सब्जेक्ट जो है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों कोशिश करूंगी। एक्चुअली मेरे 7 तारीख को एग्जाम है PhD का। जी अच्छा, ठीक है, कोशिश करती हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को? आप लीव कर लो बेटा, है संदीप। मैं रुचि पांडे, लड़कियां कुछ नहीं बोलती हैं। कोई प्रश्न? अच्छा तुम लोग ये तो बता दो मुझे, पेपर कैसा हुआ? किसी ने नहीं बताया, और कोई रेस भी नहीं कर रहा है। संदीप ही बताएगा। हाँ ये लोग देखो बता ही नहीं रहे। नीलम एग्जाम, हेलो कैसा पेपर हुआ था मैम? एग्जाम तो अच्छा हुआ मैम, जो ऑब्जेक्टिव थे ना 20 नंबर के वो रह गया मैम।
एग्जाम तो अच्छा गया था मैम। जो ऑब्जेक्टिव आए हुए थे ना 10 नंबर के टिक मारना, मतलब दो शब्द लिखने के लिए आए थे, वो रह गए थे मैम। कॉलेज वाले बोले थे उन्हें बताने के लिए, मतलब लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने फिर कॉपी छीन ली, करने ही नहीं दिया उन्होंने। वरना मैम अपनी समझ से भी कर सकते थे, बहुत सिंपल थे ना मैम वो तो। हाँ। तो वही ऑब्जेक्टिव वगैरह मैम वही रह गए हम लोगों बार के। बार कहा था छूटना कुछ नहीं चाहिए, किसी के भरोसे ना रहो। अरे एक कॉलेज बार वाले जो तुम माता पढ़ना स्टडी ही तो वगैरह थे पड़ेगा। जैसे कॉलेज मान में ही लो थे। तुम बता रहे हो, तुम पहले से कुछ लिख चुके हो, वो गलत है मान लो। अगर वैसे तो ये सब बताने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो जी कम से जी। कम छोड़ना मत करो, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पूरा नहीं पेपर कभी कुछ छोड़िए नहीं। मैम, जो मतलब एग्जाम दिया था ना मैम 9:40 पे दिया था उन्होंने, तो बोले 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा उन्होंने दी नहीं, पता नहीं क्या है सिस्टम, पता नहीं क्या है। पहले पहले दिन बहुत। हाँ मैम, मतलब बहुत लेट दिया कर एग्जाम जो है सकते हो, ये तो बहुत गलत है। 9:40 मैम। पे नहीं। हाँ 9:40 उन्होंने मतलब जो है, तो फिर बोल रहे थे कि आपको मतलब जितना लेट दिया है 1 बजे के समथिंग कॉपी ली जाएगी, मतलब ऐसे बोल रहे थे। बट उन्होंने पहले ही छीन दी। 10 मिनट का टाइम दिया था मैम, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा दी थी, फिर कॉपी छीन ली उन्होंने। नहीं, दिस इज सो रॉन्ग। आप अपने तो मैं प्रिंसिपल और आप लोग को, सारे बच्चों को जाके कहना चाहिए। ये तो कितनी गलत चीज है। बोला था नहीं। उन्होंने। हाँ, तो बोल रहे थे कि मतलब कॉपी काउंटिंग करने में टाइम लगता है, कि ऊपर से लेट आता था आज, मतलब ऐसे वैसे पता नहीं क्या बहाने बता दिया उन्होंने। है जो नहीं, देखिए कहीं से भी लेट आए, हमारे कॉलेज में तो टाइम से आ गया था। लिंक ऐसे वो किसी यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते। सब पेपर आ जाते हैं, उनका सिस्टम अपना कुछ गड़बड़ रहा होगा, वो खुद इफिशिएंटली काम नहीं कर पाए। लेकिन तो चलो मतलब मैं नहीं, आप लोग ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए कि आपके प्रिंसिपल जहाँ पे भी आपका सेंटर गया है वहां पे बात करें, ठीक है। जी, और मैम नहीं सीटिंग नहीं, प्लान 9:25 तक वो सीटिंग प्लान करते रहे, आगे पीछे बिठाते रहे। मैम बोला मैम टाइम हो गया, तो बोले कि तुमको ज्यादा जल्दी है। कोई बोल ही नहीं रहा था मैम क्लास में, बोले तुमको ज्यादा जल्दी है क्लास करने की, और एग्जाम दे गलत बात है। दिया। आप लोग को सबसे सर्वप्रथम अपने माता पिता से कहलवा के आपके प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। इस तरह से आपका पेपर ही छूटता रहेगा, आप तो फेल हो जाओगे। मैम बोला था मतलब नेक्स्ट टाइम में जो एग्जाम होगा मैम 7 तारीख को, तो सारे लोग जाएंगे। वहां पे गुस्सा करने का मतलब नहीं है, आपको किसी से मिसबिहेव भी नहीं करना है। हाँ वही, ये नहीं बोला किसी लेकिन से आप मैम। अपने क्या कहते हैं, सूचना दीजिए सीधे। आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, RTI डाल सकते हैं, समथिंग कुछ होता है ना। सबसे सर्वप्रथम तो जो अभी करना है कि अपने प्रिंसिपल सर से ये बात कहिए कि सर हम पेपर छूट गया। वो भी आप कहिए और 2-4 लोग और साथ में कहिए। बहुत गलत है ये, ठीक है। चलो, मैम भगवान सब अच्छा करेगा, ठीक है, जी उसकी टेंशन मत लो। चलो संदीप, अपनी तरफ से लीड कर लो बेटा। एक बच्चे गा रहा है। हाँ सुशांत। सुशांत, आपको आवाज आ रही है? हाँ बताइए जी। जी मैम, फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ मेरा, फर्स्ट वाला एक बार रिपीट करता हूँ। अरे वो रिकॉर्डेड में बेटा देख लेना, बहुत ज्यादा नहीं है वैसे उसमें, तब भी चलो जल्दी से बोल देती हूँ। फर्स्ट वाले चैप्टर में बस सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन है, उसका स्कोप और कॉन्सेप्ट है हेल्थ में, हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ के डायमेंशन और हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, और हेल्थ के इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ो, और बाकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो 1983, 2000, 2002 में क्या क्या हुआ है ये आपको देखना है। और कोई डाउट? अगली कॉल आ रही है। ओके। हाँ विश्वनाथ जी बोलो, फिर से रेस करो आप। विश्वनाथ, ठीक है बेटा, मैं अब क्लास लीड करती हूँ। अब आप लोग पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।